राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से अनबन की खबर आती ही रहती है। दोनों ही देश अपनी साजिशों के चलते कभी न कभी अपनी हरकतें कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। पिछले साल 15 जून 2020 को चीन की नापाक हरकत को भारत के वीर जवानों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे गलवान घाटी हिंसक घटना के रूप में आज भी जाना जाता है। इस घटना को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। उस दौरान सैनिकों के बीच हुई इस हिंसक घटना ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था कि किसी भी देश की तरफ से छोटी सी उकसावे की कार्रवाई एलएसी पर बड़े युद्ध की शुरुआत को अंजाम दे सकती थी। भारत भी इस युद्ध से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लद्दाख के पूर्वी इलाकों, पैंगोंग त्सो झील सहित तनाव वाले कई क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं महीनों तक एक दूसरे के सामने रहीं। गलवान घाटी की इस हिंसा का जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर हुआ है वो दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य है। दरअसल चीन के ऐसे आक्रामक रवैये के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन के निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भीषण सैन्य झड़प को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश में इस हिंसा के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। इस 1 साल में क्या कुछ बदला, इस पर रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। जो हमारे वीर जवान वहाँ शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूँ और उनकी जो है बलिदान को हम कभी भूलेंगे नहीं और हम हमेशा इनको याद करते रहेंगे। इन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया है कि चाइना को एक ऐसी मुक्की दी है कि चाइना कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हिंदुस्तान के सोल्जर्स उसको इस हिसाब से जवाब देंगे। और उसकी वजह से हुआ क्या है कि चाइना जो जिस हिसाब से वो सलामी स्लाइसिंग के चक्कर में लगा हुआ था, अब वो रुक गया है। बट चाइना जो है उसको हम कभी उसके ऊपर यकीन नहीं करते। आप देखिए, एग्रीमेंट्स होने के बाद अब 11 टॉक्स राउंड हो गए हैं और उसके अंदर भी हिंदुस्तान ने जो अपना जो फैसला करना था, ये जो ईस्ट कैलाश रेंज वगैरह का सारा और जो पैंगोंग साइड का, वो किया। बट अब जो हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, डिस्पांग प्लेन्स वगैरह के जो इलाके हैं उसके ऊपर चाइना बात भी नहीं करना चाहता। इसके अलावा चाइना जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा रहा है तिब्बतन एरियाज में और शख्सगाम वैली के अंदर। इसके अलावा अपने वेस्टर्न कमांड जो है उनका, वो अपने आप को बीफ अप कर रहा है रॉकेट बैटरीज के साथ में, एयरक्राफ्ट के साथ में, और अभी रिसेंटली एक एयर एक्सरसाइज भी की। पाकिस्तान जिस प्रकार से ज्यादा पेलोड लेकर के फ्लाई करता है वो बेनिफिट चीन को नहीं मिलता है। इसलिए चीन तिब्बतन ऑल्टीट्यूड जो कि तकरीबन 14,000 फीट के ऊपर है, वहां पे उसने अपने J-10, J-11 एयरक्राफ्ट से वो बार बार एयर एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपको आज तक फायदा है उस फायदे को हम नाकारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राफेल के आने के बाद हमारी स्थिति मजबूत हो गई है, इसका एहसास और आभास चीन को है। और यही कारण है कि चीन अब तिब्बतन प्लाटो के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एयर वॉरफेयर में भी हिंदुस्तान से कम नहीं है। चाहे चीन के पास मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हो, चाहे चीन के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चीन के पास उसकी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना से टक्कर लेने में डरती है। उसको मालूम है, और खासकर गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उनके छोड़ेगी नहीं, यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। गलवान में जो 15 जून को पिछले साल हुआ था वो एक गेम चेंजर था, वो एक टर्निंग पॉइंट था गलवान का।
जहां पर पीएलए ने पहली बारी वायलेंस किया था 1975 के बाद, और हमारे उसमें 20 जवान कल संतोष बाबू के साथ वहां पर उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि गलवान की वजह से जो उन्होंने रिएक्शन करा, जो उनका जो वहां पर बड़ा फिरोशियस एक रिटेलिएशन था, एक रिएक्शन था कल संतोष बाबू उनकी टीम का, उसकी वजह से बहुत सारे गलवान जो होने थे, जो पीएलए ने प्लान कर रखे होंगे, वो नहीं हुए। मैं नहीं समझता कि पीएलए ने सिर्फ गलवान में ही लोगों को इक्विप किया था, जो उनको उनके पास जो स्पाइक्स थे किलो वाले और बाकी जो इक्विपमेंट था जिससे उन्होंने वार किया था, वो सिर्फ गलवान में था। वो हर एक जगह होगा, बहुत सारे गलवान और हो सकते थे और उन्हें प्लान करे होंगे, लेकिन हमारे रिएक्शन की वजह से, कल संतोष बाबू उनके आदमी के रिएक्शन की वजह से, रिटेलिएशन की वजह से बाकी गलवान नहीं हुए। तो ये वहां पर जो है उसकी वजह से 1 साल से वहां पर एक रिलेटिव पीस है, एक वहां पर इक्विलिब्रियम है, एक शांति है वहां पर, बल्कि फेस ऑफ्स हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, लेकिन कोई भी वायलेंस लेवल, कोई भी वहां पर वायलेंट लेवल, वायलेंट एक्शन नहीं। On the first anniversary of the Galwan incident, we pay our homage to the 20 officers and men who were martyred in this clash. Theirs is a case of exemplary bravery. Galwan also represent a point at which our thinking about the nature of threat from China changed. The LAC was no longer a peaceful border where, as we used to say in the past, that not a shot has been fired in anger. All this changed after Galwan. Today, the Indian military has carried out rapid mobilization, large-scale deployment along the LAC, and has enhanced its defense preparedness. With the Chinese dragging their feet on disengagement from various areas, the situation, though calm, remains tense. With thousands of soldiers deployed close to the LAC, mistrust on both sides. गलवान घाटी में कर्नल सुरेश बाबू सहित हमारे 20 जवान वीर गति प्राप्त हुए थे। भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार कर्नल बाबू इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे और उन्होंने हमलावर चाइनीज़ का मुकाबला करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया था और चाइनीज़ पर इससे भी कहीं ज़्यादा कैजुअल्टीज डाली थी। चाइनीज़ ने ये माना है कि उनके भी कमांडिंग ऑफिसर की मौत हुई थी। आज हम उन 20 वीर सैनिकों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। सही श्रद्धांजलि तो वही होगी कि आज हर भारतवासी ये प्रण करे कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हम उन सैनिकों का उदाहरण का पालन करें और किसी भी बलिदान जो देश की सुरक्षा में देना पड़े वो देने से पीछे। तो गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बात श्रीनगर की कर ले तो यहां पर भी आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि इन 1 सालों में बदला क्या, भारत चीन के रिश्तों के बीच में क्या बदलाव आया। इसके बाद अगर हम LAC की बात करें तो LAC पर क्या कुछ बदलाव नजर आए, ये कुछ अहम सवाल हैं जो अभी भी बरकरार हैं। हालांकि इन सब के बीच जो गौर करने वाली बात है वो ये कि दोनों देशों के बीच अभी भी इसी तरीके से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अभी भी LAC पर तैनात है और उतनी ही सतर्कता के साथ LAC पर तैनात है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इन 1 सालों में क्या कुछ बदला, क्या हमने कोई जीत हासिल की या फिर चीन की तरफ से कोई जीत हासिल हुई, ये तमाम तरह के सवाल बरकरार है। और सवाल ये भी कि कब जाकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल खत्म होगा, क्या कभी ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों के बारे में आज हम बात करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस घटना को आज 1 साल बीत चुका है और आज पूरे दिन से हम देख रहे हैं जगह जगह से श्रद्धांजलि की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और सवाल हर कोई यही उठा रहा है कि इन 1 सालों में बदला क्या। कुछ ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन 1 सालों में बदलाव क्या कुछ आए हैं। तो अभी वहां पर क्या स्थिति है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गलवान घटना को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। उस दौरान सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, उस हिंसक झड़प को आज 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। दोनों देशों को युद्ध की कगार पर उस हिंसक झड़प ने लाकर खड़ा कर दिया था। यह माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि अगर किसी भी देश की सेना की तरफ से जरा सी भी चूक होती तो बहुत बड़ा युद्ध यहां पर छिड़ सकता था। तनावपूर्ण इतना ज्यादा था माहौल कि किसी भी देश की तरफ से छोटी सी उकसावे की कार्रवाई एलएसी पर बड़े युद्ध की शुरुआत को अंजाम दे सकती थी। यह माहौल आज भी बरकरार है। आज भी एलएसी पर इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है। भारत ने इसके बाद चीन की आर्थिक कमर तोड़ दी। एक बड़ा नुकसान यहां पर चीन को झेलना पड़ा है गलवान घाटी की इस हिंसा का। जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर हुआ है कि वो दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य है। दरअसल चीन के ऐसे आक्रामक रवैये के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन के निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि जो उनके घरेलू सामान के उत्पाद हैं, जो हमारे घरेलू सामान के उत्पाद हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद से ही केंद्र सरकार ने टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री समेत लगभग 100 से ज्यादा चीनी कंपनियों के ऐप पर भी रोक लगा दी थी, जो रोक अभी तक जारी है। इन ऐप का इस्तेमाल अभी भी हमारे देश में नहीं हो रहा है क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा एलएसी पर आधुनिक हथियार और गोला बारूद अभी भी तैनात हैं। इस घटना के 1 साल पूरा होने से पहले ही भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किलेबंदी कर दी थी। इस दौरान एलएसी पर जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं और रसद है वो लंबे समय के लिए रिजर्व कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम जानकारी दे दें आपको तो आधुनिक हथियार और गोला बारूद लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय फौज ने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को एलएसी पर फिलहाल लगाया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी देश की सेना पूरी तरीके से यहां पर तैयार है। एयर डिफेंस सिस्टम को इस घटना के बाद मजबूत कर दिया गया। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हुए एलएसी पर आकाश मिसाइल, इजराइल से लिया गया स्पाइडर और रूस से खरीदे गए पेचोरा को तैनात कर दिया है। एयर डिफेंस की बात हम यहां कर रहे हैं। ये वही हथियार है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले हर ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को पल भर में ही खत्म कर सकता है। इसके साथ ही चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर जो है स्पाइक 200 मिसाइल, इसके अलावा 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, R-73 400 मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल और रडार जो बस्टिंग मिसाइल है वो भी तैनात कर दी है। एयर डिफेंस के बारे में हम यहाँ आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। रास्ते और पुल का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। अहम जानकारी, चीन की नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने फॉरवर्ड क्षेत्र में कई रास्ते और पुल इस समय बना लिए हैं ताकि चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसका जो मतलब है वो ये साफ है कि पिछले साल के मुकाबले भारतीय सेना अब कुछ ही समय में एलएसी पर पहुंच सकती है। इन्हीं तैयारियों के साथ ही हम आपको बता दें कि एलएसी पर 15 से 18 महीने के लिए जो रसद है वो भी रिजर्व कर लिया गया है। भारत अब हर तरह से चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए इस समय आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी कि वर्तमान में एलएसी पर क्या कुछ स्थिति है। वहीं हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। इस बीच चीन सैनिकों के साथ हुई भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा जनसंपर्क इकाई श्रीनगर ने जानकारी दी कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प की पहली बरसी पर फायर एंड फ्यूरी कोर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीआरओ रक्षा श्रीनगर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अभूतपूर्व चीनी आक्रमण का सामना करते हुए 20 भारतीय सैनिकों ने हमारी भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी
और पीएलओ को भारी नुकसान पहुंचाया। श्रद्धांजलि समारोह में मेजर जनरल आकाश कौशिक, सीओएस फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने इस अवसर पर लेह में प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीर पीआरओ श्रीनगर के द्वारा जारी की गई है। गलवान घाटी संघर्ष के 1 साल पूरा हो गए हैं। श्रीनगर में आज सेना ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेह में भी आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गलवान घाटी में हमारे जो जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सीधा सा सवाल यह है, गलवान घाटी को आज 1 साल पूरा तो हो गया, लेकिन इन 1 साल में किसने क्या बढ़त हासिल कर ली, या यूं कहूं कि इन 1 साल में बदला क्या? पल्लव जी, निश्चित बात है कि हमारा जो दुश्मन है, जिसके साथ हम लोग एलएसी पे जूझ रहे हैं, कोई वो साधारण दुश्मन नहीं है। वो ऐसा दुश्मन है कि जिस पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, और वो बाज आने का कभी नाम नहीं लेता। तो आप अगर पिछले वर्ष की जब बात कर रहे हैं कि जिसको आज 1 साल हो गया, जब वो हिंसा की झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, वीरगति को प्राप्त हुए। वो अलग बात है कि हमारे अगर 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, चीन ने अपने 43 सैनिक खोए। वो अलग बात है कि वो उसकी बात की सार्वजनिक तरीके से पुष्टि नहीं करते। ग्लोबल टाइम्स जो उनका खुद का अखबार है, वो उसको अपने अलग अलग बातें बोलता है, लेकिन दुनिया के सामने ये जग जाहिर है कि चीन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और आप अगर 6 जून 2020 की बात करें, एक शांति की वार्ता हुई थी आपस में हिंदुस्तान की और चीनी फौज के बीच में कि हम लोग शांति बना के रखेंगे एलएसी पर, लेकिन उसका भी उल्लंघन करा 15 जून को। तो वहां पर उसके पहले अगर हम बात करें कि कैसे एलएसी पर थोड़े समय के लिए जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी सेना 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है और ये किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करती। कोरोना करके थोड़े समय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है विपिन जी, लापरवाही की तो गुंजाइश ही नहीं है। सर, आपका मैं पूरा जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सर, आप कह रहे थे कि अभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है वहां पर, और अभी भी देखा जाए तो एलएसी पर हालात तनावपूर्ण ही हैं। भले ही आपने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी शुरू कर दी हो, आप दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि शांति की बहाली हो जाए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। विपिन जी देखिए कि कभी भी क्लोज डोर नीति लेकर कोई नहीं चल सकता। कि आप ये देखें कि क्लोज डोर पॉलिसी लेके चलें। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। कॉर्पोरेट कमांडर लेवल की जो बात चल रही है आपस में हिंदुस्तान और चीनी फौज के बीच में, और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल दोनों स्तर पे बातचीत चलती रहेगी। और क्योंकि यहां पर अंत में देखिए युद्ध की स्थिति में कोई भी आता है तो वो किसी के हित में नहीं है। तो प्रयास पहले यही लगाए जाएंगे कि कैसे डी एस्केलेशन करा जाए और डिसएंगेजमेंट करा जाए, और यही
हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर आप रक्षा मंत्री के उस स्तर पे भी बात करें, हर एक स्तर पे अपने प्रयास जारी हैं। और यहां पर लेकिन दूसरा सिक्के का पहलू यह भी है कि आप चीन को कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और वो कभी भी वो तो और धोखा देने के लिए जाना जाता है। लेकिन साथ में इसमें जरूरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से चाइना की एक डेब्ट ट्रैप कूटनीति है कि वो सॉफ्ट लोन देकर छोटे मुल्कों को अपनी तरफ कर लेता है। अगर आप नेपाल का हाल देखें इस समय, नेपाल में पूरा कब्जा कर लिया है चीन ने। उनका जो रुई गांव है, जो गोरखा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो चीन के कब्जे में है, और वहां का युवा बिल्कुल आक्रोशित है इस समय। वो जान रहे हैं कि केपी शर्मा ओली ने क्या गलती करी है, कि चीन से कैसे समझौता कर लिया, कैसे भरोसा कर लिया। अब श्रीलंका की बारी है। तो यहां पर ये एक रिवायत रही है चीन को लेकर। और साथ में आप सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरफ पूरे उनका जो कोरोना, उनके वुहान शहर से जो कोरोना निकला, वायरस निकला, उसने पूरे विश्व को संक्रमित कर दिया, बीमार कर दिया। और टाइमिंग देखिए कि कितना चिंता का विषय है, कि कितना ज्वलन मुद्दा है, कि टाइमिंग देखिए कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ गलवान पे अतिक्रमण शुरू कर दिया था चीन ने एक समय। क्यों मैंने उस बात का जिक्र करा कि गलवान पे जब LAC पर जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है, जो संयुक्त तरीके से गश्त लगाई जाती है, हिंदुस्तानी सेना और ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो थोड़े समय के लिए स्थगित करी गई कोरोना करके, कि वहां पर ये देखा कि पूरे सब लोग कोरोना करके हम लोग अलग स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन वहां पर भी ये हमारा दुश्मन मुल्क बाज नहीं आया, वहां अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो अलग बात है 2020 और 21 की हिंदुस्तानी सेना है, ये 1962 वाली हिंदुस्तानी सेना नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, और दुश्मन के दांत और ये इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, इसलिए अब वो लोग भी कहीं ना कहीं शांत बैठे हुए हैं और किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की जा रही। समय की कमी है सर, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गलवान को एक साल कितना बदला हाल, बड़ा सवाल यहां बरकरार है कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद अब वहां पर क्या स्थिति है। और ग्राफिक्स इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को एक साल हो चुके हैं। उस दौरान सैनिकों के बीच हुई इस हिंसक घटना ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था उस समय कि किसी भी देश की तरफ से छोटी सी भी उकसावे की कार्रवाई LAC पर बड़े युद्ध की शुरुआत को अंजाम दे सकती थी। हालांकि माहौल वर्तमान समय में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनावपूर्ण ही बना हुआ है। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें भी खटास आ गई है। गलवान घाटी की इस हिंसा का जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर हुआ है वो दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य है। भारत ने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की। दरअसल चीन के ऐसे आक्रामक रवैये के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन के निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि घरेलू सामानों के उत्पादों को हम बढ़ावा दे सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री समेत लगभग 100 से ज्यादा चीनी कंपनियों के ऐप पर भी रोक लगा दी थी और ये रोक आज भी जारी है। इन ऐप का इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया। आधुनिक हथियार और गोला बारूद की तैनाती अब LAC पर हमेशा ही नजर आती है। इस घटना के एक साल पूरे होने से पहले ही भारत ने LAC पर किलेबंदी कर दी थी ताकि किसी भी तरह की कोई भी अगर स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। अत्याधुनिक हथियार और रसद लंबे समय के लिए यहां पर रिजर्व कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक हथियार और गोला बारूद
लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय फौज ने ये तमाम कदम उठाए हैं। इनमें K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन का भी वहां पर इस्तेमाल करने के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे देश ने काफी मजबूत किया है। इस घटना के बाद हमने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया था। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हुए LAC पर आकाश मिसाइल, इजराइल से लिया गया स्पाइडर और रूस से खरीदे गए पेचोरा को तैनात कर दिया है, जो कि अभी भी LAC पर तैनात है। ये वही हथियार है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले हर ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को पल भर में ही खत्म कर सकता है। इसके साथ ही चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय वायुसेना ने LAC पर स्पाइक 2000 मिसाइल, 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, R-73 400 मीडियम रेंज एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल और इसके अलावा रडार बस्टिंग मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। तो एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत LAC पर हमने किया है। इसके अलावा हम बात करें रास्ते और पुल की, तो इनका निर्माण भी भारत की तरफ से किया गया। चीन की नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने फॉरवर्ड क्षेत्र में कई रास्ते और पुल भी बना लिए हैं ताकि चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसका मतलब यहां पर यह साफ है कि पिछले साल के मुकाबले भारतीय सेना अब कुछ ही समय में LAC पर पहुंच सकती है। ये तमाम तैयारियां जो हैं भारतीय सेना की तरफ से की गई हैं LAC पर, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रह सकें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। इस समय रक्षा विशेषज्ञ ललन प्रसाद सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका ENB न्यूज पर। सीधा सा सवाल है सर, गलवान को 1 साल पूरा हो गया है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और आने वाले समय के लिए आप क्या स्थिति को भांप रहे हैं? बताना चाहूंगा कि 1 साल बीत चुके जी, चीन का जो एक पुरानी विश्वासघात करने की आदत है जी, मेरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसको समझ चुका है। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ अपने अनुभव और अपनी एक्सपीरियंस से कि हम आर्टिलरी, आर्मर्ड और अपने जमीनी फौज के साथ आसमानी जो फौज है, आज से 7 दिन पहले हमारे एयर चीफ आरएस भदौरिया उनका विजिट जो हुआ था, उसमें हमने अपने जितनी भी मारक क्षमता थी जो हमारी लड़ाकू विमान है राफेल के साथ LAC पर चौकस कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4057 किलोमीटर का LAC जो कि हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक जाता है, उससे हम पूरी तौर पर सतर्क है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ATGM जितने गाइडेड मिसाइल है हमारे पास, जितनी जो टोपे हैं और जितनी आर्मर है, वो किसी भी हालत में चीन को दबाव में रखने के लिए काफी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 वीक पहले चीन ने LAC के ऊपर एक वॉर एक्सरसाइज किया था। उसके मद्देनजर जो हमें सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिला, उसके लिए हमने दूसरा अपनी चौकसी बढ़ा दी है। और मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि चीन अपने एयर बेस को भी अपडेट किया है, लेकिन हम उनसे ज्यादा और अधिक सतर्क हैं। हमारी जो जवानों की काबिलियत है उनसे अपेक्षाकृत
पुलिस के जो जवान है वो बेकदम से बर्फ गिरने के बाद जो अभी हालात है उसमें मुस्तैद है। और मैं टीम के साथ एलओसी हमारे उप सेनाध्यक्ष जनरल मोहन की ने भी विजिट किया है 6 दिन पहले, और हम अपने आर्टिलरी, आर्मर और जमीनी और आसमानी ताकत के साथ मजबूती से एक सवाल यहाँ पर है सर, देखिए ये तो हम जानते हैं कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत किया है, एलएसी पर हमारी तैनाती हमने बढ़ा दी है, सतर्कता बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन सबके बीच में कई रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, जो समझौता हुआ है, उससे भारत को नुकसान हुआ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई नुकसान भारत ने झेला है इस समझौते से? देखिए, विचार अपना हो सकता है, लेकिन मैं तुरंत कह सकता हूँ कि जो पिछले साल के बाद जो हमारी लगातार जो बातें होती रही उसमें जो चीन वापस लिया वो हमारे लिए अपेक्षाकृत फायदेमंद था। हम किसी भी ऐसे जगह से पैंगोंग झील के पीछे नहीं हुए हैं जहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी काबिलियत और हमारी मारक क्षमता कमजोर होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब आपने प्रश्न पूछा है तो साफ है कि चाहे हॉट स्प्रिंग हो, सैंड हो और गोलियां हो, उनके ऊपर भी उनको बता दिया गया कि आप यहाँ से पीछे जाए, स्थिति को अपना पकड़े। अगर वहां तक आप नहीं जाते हैं तब तक हम आपको यकीनन मानेंगे कि आप अटकनी करने के आदि हैं। लेकिन जैसे मैं आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, हमारी जो पोजीशन है पैंगोंग झील पे 2 दिन पहले वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्बैट हमारे बोट दिए गए हैं, जिससे हम अपनी ऑब्जर्वेशन और उनके ऊपर नजर पूरी तौर पर रखते हैं। मैं आपको एकदम विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि किसी भी हालत में हम उस जगह से पीछे नहीं हुए जहाँ हमें कमजोरी महसूस हो। हम ऑब्जर्वेशन हाइट के ऊपर बैठे हुए हैं और वो देवताओं से भी जाएंगे, गोगला से भी जाएंगे और हॉट स्प्रिंग से भी जाएंगे। लेकिन चीन की जो चालबाजी है, चाहे वो लेवल में हो, आसमान में हो या जमीन में हो, उसके ऊपर हमें चौकस रहना निहायत जरूरी है, जिसका एक्शन हमारी भारतीय सेना लगातार कर रही है। देखिए, हम अगर सीमा की बात करें तो वहां पर भारतीय सेना डटकर खड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ कदम उठाए गए थे सर भारत सरकार की तरफ से भी व्यापार को प्रभावित करने को लेकर। अब चाहे वो हम चीनी ऐप के प्रतिबंध पर बात कर लें या चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कर लें, इन कदमों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि 1 साल के भीतर इन कदमों के कारण कोई खास प्रभाव पड़ पाया है, चाहे वो चीन के आर्थिक मोर्चे पर पड़ा हो क्योंकि उनकी ऐप भी बैन की गई, उनके सामानों का बहिष्कार भी हुआ, तो इन कदमों से आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जो चीन और भारत है, एशिया के अंदर हर क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में है और जरूरी है कि इन कंपटीशनों के बीच में केवल सैन्य शक्ति नहीं, हमारे को आर्थिक रूप से भी चीन को कमजोर करना है। इस कोरोना महामारी में भी हम बहुत से समस्याओं से गिर गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कारण है कि आज दुनिया में भारत की जो करीबी स्थिति है वो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सभी देशों के साथ हम अपना संबंध बेहतर बना रहे हैं और जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं उसका असर भी है। और इसी का कारण है कि चीन अपने आवाजों में, अपने बयानों में फर्क डाल दिया है। उसको पता है कि भारत आबादी के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी उनके सामने एक कंपटीटर है दुनिया में, और वो नहीं चाहता कि पूरी तौर पे भारत जो है हमारे ऊपर आर्थिक नाकेबंदी कर दे, क्योंकि दुनिया में कुछ नियम बने होते हैं। लेकिन आपने जो पूछा है वो सही है कि हमारे और कई आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद चीन को बहुत सी दिक्कतें हो रही है और सबसे बड़ी बात अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और आप देखिए क्वाड देशों का जो हमारा साथ और जो हमारी एक्सरसाइज जो साउथ चीन सागर में। जी सर, आपकी फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर से हम फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज़ बीच में आ नहीं रही है। तो आपको बता दें कि देश के वीर जवानों ने चीन की ईंट से ईंट बजा दी थी, और जैसा कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े उन्होंने भी ये बात कही है कि अब एलएसी पर बहुत ज़्यादा सतर्कता हमारे देश के जवानों की तरफ से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सरकार ने जो कदम उठाए थे वो भी काफ़ी सराहनीय रहे, चाहे वो चीनी ऐप के प्रतिबंध पर हो या चीनी सामानों के बहिष्कार का जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। हम अपने
स्वदेशी उत्पादों की तरफ अब ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से कदम कहीं ना कहीं चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए सराहनीय साबित हुए हैं, ऐसा कहना है रक्षा विशेषज्ञ लल्लन प्रसाद जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी अगर एलएसी की हम बात करें तो यहाँ पर काफी अत्याधुनिक हथियार तैनात हैं, हर तरह का अत्याधुनिक हथियार आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत कर लिया गया है। तो हर तरीके से तैनात है भारतीय सेना की कहीं कोई भी चूक न रह जाए, कोई छोटी सी लापरवाही न रह जाए। इसके अलावा कई ऐसे मार्ग और पुल का निर्माण भी किया गया है ताकि कम समय में जो भारतीय जवान हैं वो एलएसी पर पहुंच सके अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो। हालांकि अभी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से यही है कि कोई युद्ध की स्थिति ना बने, एक बार फिर से ज्यादा तनावपूर्ण माहौल ना बन जाए। जो पिछले साल 15 जून को हुआ ऐसा कोई भी घटनाक्रम दोबारा से ना दोहराया जाए, इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। डिसएंगेजमेंट को लेकर जो समझौता हुआ था उस पर भी पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को आज 1 साल पूरा हो गया है और आज ही के दिन की सारी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। हमारे 20 भारतीय जवानों ने शहादत दे दी थी। आज उन जवानों को भी हर कोई याद कर रहा है और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। बात हम लद्दाख की कर लें, लेह की कर लें, श्रीनगर की कर लें, यहाँ पर आज जगह जगह सेना के जवानों ने इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, माल्यार्पण किया है। और ये कुछ तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ये वही गलवान हीरोज हैं जिन्होंने हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज 1 साल हो गया है इस हिंसक झड़प को। तमाम जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं और एक बार फिर से ये बात सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं कि 1 साल में बदल क्या गया। क्या वाकई में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अब इस तरह की स्थिति में पहुंच गई हैं कि वहां पर कोई भी अब गड़बड़ नहीं होगी या किसी तरीके से कोई तनावपूर्ण हालात नहीं होंगे, या अभी भी डर डर के साए के जीने में हम मजबूर हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एलएसी पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर अब ऐसा हो गया है जहां पर हमारे देश की सेनाओं को हर वक्त 24 घंटे सतर्क रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर सकते इन देशों पर, हम विश्वास नहीं कर सकते इन देश की सेनाओं पर, हम विश्वास नहीं कर सकते। ये हाथ में खंजर लिए खड़े हैं, कभी भी हमारे सीने में ये खंजर घोंपा जा सकता है। ऐसे में हमारे देश के जो जवान हैं वो पूरी सतर्कता बनाए हुए हैं और ये भी देखना रहेगा कि अगर हम सरकार के स्तर पर देखें तो क्या कूटनीति सरकार की तरफ से अपनाई गई है, हमारी विदेश नीति किस तरह की अपनाई जा रही है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। हालांकि पूरी कोशिश है किसी तरह की कोई भी हालात जो हैं वो खराब ना हो, इसके लिए वहां पर अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद सब कुछ वहां पर तैनात किया गया है। रसद सामग्री भी वहां पर इस समय उपलब्ध कराई गई है। सब कुछ पूरी सतर्कता के साथ वहां पर तैनाती है, लेकिन इसके बाद भी कूटनीति और विदेश नीति पर सवाल उठने लाजमी है कि इतना क्यों हम परेशान हैं, आखिर क्यों हर पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सालों साल से दुश्मनी चली आ रही है और वहां पर जो भी हालात बने हैं वो रोज हम देखते हैं खबरों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर। अब इस बीच में चीन की एक अलग यहाँ पर टेंशन है, वो सरकार के लिए भी है, वो सेना के लिए भी है, वो तमाम जो विदेश मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय है उनके लिए भी है। हर किसी के लिए चिंता की बात है कि चीन के साथ जो संबंध हमारे इतने मधुर थे वो अचानक खराब कैसे हो गए और क्या वाकई में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो पाएंगे। क्योंकि चीन की हमेशा ये नीति रही है, वो इसी तरीके से धोखा देता आता रहा है, लेकिन बीच
बीच में लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध ठीक हो रहे हैं, देश के साथ संबंध ठीक हो रहे हैं, पर पिछले साल की जो तस्वीरें जिनकी यादें आज ताज़ा हो रही हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक हालात वहां पर ठीक नहीं होने वाले हैं। इन सब के बीच में हमारी तैयारियां कैसी हैं? क्या आने वाले समय में कोई युद्ध की स्थिति तो वहां नहीं बन रही है? वर्तमान में एलएसी पर क्या कुछ हालात है? इसी मसले पर आज खबरनामा में हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में परिस्थितियां क्या कुछ कह रही है। अगर हम अपने देश की विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो लगातार इस मसले को समय समय पर उठाते रहे हैं। वो हमेशा ये सवाल करते रहे हैं कि चीन के मसले पर सरकार ने किया क्या, चीन को क्यों नहीं लाल आंखें दिखाई गई, चीन को क्यों नहीं अपना सीना दिखाया गया। ये सवाल हमेशा विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा है और आज भी पूछा जाता रहा है कि कैसे चीनी सेना से निपटने का हम काम कर रहे हैं, या फिर चीन की जो नीति है उससे हम किस तरीके से निपट पाएंगे। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चीन ने हमारे कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया है, ये सवाल भी विपक्ष हमेशा से उठाता रहा है। और हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले ही आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी और इस खबर को पढ़ा होगा। मैं भी आपको एक बार अपडेट करवा देती हूँ कि अब हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर चीन ने अपना जो कब्जा है वो जमाना शुरू कर दिया है। कब्जा कहें या फिर निर्माण कहें, हालांकि ये जो निर्माण कार्य है वो अपने ही एरिया में करवा रहा है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम सतर्क हैं या नहीं। ललन प्रसाद जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललन प्रसाद जी, अभी एक चीज और सामने निकल कर आई कि हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है अपने ही एरिया में चीन पक्के निर्माण करवा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या वहां पर अब किसी तरह की कोई कूटनीति उसके द्वारा अपनाई जा रही है? देखिए, ये बातें सेटेलाइट से भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिल चुकी है कि जो उनका एयर बेस है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और वो अपने बंकर अपने इलाके में करीब आधा किलोमीटर एलएसी से पीछे और 2 किलोमीटर के एरिया में लगातार अपने टेक्टिकल बंदोबस्त की तैयारी उनकी चल रही है। जब ये जानकारी हम लोगों को मिला है तो हमारा जो अपना एक्शन है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल वही नहीं, अरुणाचल के इलाके में भी उन्होंने सिविलियन को वहां पे बसाना शुरू किया है एलएसी के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर। ये उनकी टेक्टिकल, मतलब अगर इसको देखा जाए तो सीधा जोड़िए एलएसी के ऊपर या एलओसी के ऊपर कम से कम 8 किलोमीटर तक के एरिया में इनको इस तरह की एक्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन चीन को हम जानते हैं, चीन मान नहीं सकता। हो सकता है कि वो इस आने वाले महीने में अपनी और भी कुछ अतिक्रमण करने का कोशिश करे, लेकिन आपने जैसा बताया हिमाचल तिब्बत से मिलता हुआ इलाका, इसमें वो अपनी बंकर, अपने एयरबेस को अपग्रेड करना और उन्होंने अपने टैंकों को भी नजदीक में कैमोफ्लेज तरीके से सेटल करना शुरू किया हुआ है। लेकिन हमारी जो एयर लड़ाकू विमान है उनके रेंज में है, हमारे जो मोटर है, हमारी जो 81 मिलीमीटर है उसके रेंज के अंदर में है, हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके रेंज के अंदर में, हमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, एलएसी और एलओसी दोनों पे पाकिस्तान और चीन लगातार अपना दबाव बनाने के लिए वार एक्सरसाइज भी किया है और उसकी वीडियो भी जारी की है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जनरल, हमारे उप सेनाध्यक्ष और हमारे एयर चीफ जो लगातार विजिट कर रहे हैं, इसी के मद्देनजर वो कार्रवाई करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और जो गुप्त रूप से हमें पता है कि भारतीय सेना बेहतर ढंग से चौकस है, इसमें डरने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललन प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो गोला बारूद लद्दाख में तैनात है, स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कब जाकर दोनों पक्षों के बीच स्थितियां सामान्य हो पाती हैं। और इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।